नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं जो आज के वायरल जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा मौजू है। कहानी का नाम है इश्तिहारी शहीद। इश्तिहारी शहीद। ये कहानी एक रिटायर्ड तहसीलदार की है, जिनकी आराम की जिंदगी में एक छोटे से काम ने, एक मामूली सी नेकी ने भूचाल ला दिया। हाँ, उन्होंने बस अपने एक दोस्त के गंजे सिर पर बाल उगने की बात को सच बताकर एक सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर दिए थे। बस इतना ही। बस इतना ही। और हमारा आज का मिशन है इस कहानी के जरिए ये समझना कि कैसे एक 100 साल पहले भी विज्ञापन की दुनिया किसी की निजी जिंदगी को पब्लिक तमाशा बना सकती थी। बिल्कुल। हम देखेंगे कि प्रेमचंद ने कैसे हंसी मजाक की चाशनी में लपेटकर समाज की कड़वी सच्चाइयों को परोसा है। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है रसूलाबाद में, जहां हमारे नरेटर एक रिटायर्ड तहसीलदार बड़ा सुकून से रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पेंशन मिल रही है, पढ़ने लिखने और पूजा पाठ में दिन कट रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं। प्रेमचंद यहाँ एक ऐसे किरदार की तस्वीर खींचते हैं जो पुरानी शांत दुनिया का प्रतीक है। एक ऐसा इंसान जो भरोसे पे चलता है। और इसी शांत दुनिया में उनकी दोस्ती होती है वहां के पोस्टमास्टर मुंशी राम खिलावन से, जो थोड़े गंजे थे। हाँ, और उनके एक दोस्त ने लाहौर के इंडियन मेडिकल हॉल से बाल उगाने वाली दवा मंगवा दी। पोस्टमास्टर साहब ने पहले तो थोड़ी आनाकानी की, पर दोस्त ने जोर दिया तो 3.5 रुपए की वीबीपी छुड़ा ली। और कमाल ये हुआ कि कुछ महीनों में उनके सिर पर सच में बाल आ गए। अरे वाह! हाँ, अब तो मुंशी जी उस दवा के फैन हो गए। वो हर आने जाने वाले को पकड़कर उस दवा के गुणगान करने लगते। ये उनकी सादगी भी थी और एक तरह से लोक कल्याण की भावना भी। बिल्कुल। उन्हें लगा कि इस चमत्कार के बारे में तो सबको पता चलना चाहिए। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब पोस्टमास्टर साहब नरेटर के पास पहुंचते हैं, एक सर्टिफिकेट पर दस्तखत करवाने के लिए। हाँ, उनका तर्क था कि आप एक रिटायर्ड इज्जतदार अफसर हैं, आपकी बात में वजन होगा। और नरेटर ने भी अपनी भलमनसाहत में पूरी घटना लिखकर दस्तखत कर दिए। उन्होंने इसे बस एक दोस्त की मदद समझा। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प लगती है। नरेटर एक पढ़े लिखे दुनिया देखे हुए तहसीलदार थे। क्या उन्हें वाकई इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके नाम और पद का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए हो सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ भूलापन था? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। उस वक्त विज्ञापन आज की तरह आक्रामक नहीं था। शायद लोगों में एक दूसरे पर भरोसा भी ज्यादा था। नैरेटर का भोलापन दरअसल उस दौर की सादगी का प्रतीक है, जो जल्द ही विज्ञापन की शातिर दुनिया से टकराने वाली थी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी लिखी एक चिट्ठी पूरे देश के अखबारों में छप जाएगी, वो भी उनके पूरे पते के साथ। और यहीं से वो एक आम रिटायर्ड इंसान से इश्तिहारी शहीद बन जाते हैं। सही बात है। दवाखाने वालों ने उस सर्टिफिकेट को लाहौर के सारे अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपवा दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। सबसे पहले तो इंडियन मेडिकल हॉल से एक लंबा चौड़ा शुक्रिया का खत आया। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शुक्रिया पर नहीं रुके। उन्होंने नैरेटर की ईमानदारी को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। मैनेजर ने पूछा कि आप हमारी हाजमे की गोली का सर्टिफिकेट देने के लिए क्या लेंगे। गठिया के तेल के लिए तो उन्होंने लिखा कि आप जो व्यवहार चाहेंगे किया जाएगा। और हद तो तब हो गई जब मंजन की बात आई। अच्छा? उन्होंने इशारा किया कि अगर नैरेटर ये लिख दें कि एक बुढ़िया के गिरे हुए दांत इस मंजन से वापस आ गए, क्या बात है, तो हम आपको अपने कारखाने में हिस्सेदार बना लेंगे। ये उस दौर के पूंजीवाद और विज्ञापन की नैतिकता पर प्रेमचंद का सीधा हमला है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे सच और ईमानदारी को बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। बिल्कुल। एक रिटायर्ड अफसर की इज्जत उनके लिए सिर्फ एक बिकाऊ माल थी। फिर तो जैसे होड़ ही लग गई। मोहम्मद अफजल एंड सन्स ने पाउडर भेजा। स्वदेशी केमिकल्स वर्क्स ने तो गोलियों का पार्सल भेजकर नरेटर को अपना ऑनरेरी एजेंट ही घोषित कर दिया। उनका घर दवाओं के नमूनों से भर गया होगा। हाँ, प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि एक सफल विज्ञापन कैसे गिद्धों को अपनी ओर खींचता है। नरेटर अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक कामयाब केस स्टडी बन चुके थे, जिसे हर कोई भुनाना चाहता था। वो इतने तंग आ गए कि उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, अब मेरे कोई दोस्त गंजे शेष नहीं रहे, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। तो एक तरफ तो कंपनियों ने एक ब्रांड बनाने पे तुली थीं, लेकिन दूसरी तरफ जनता ने उन्हें एक पब्लिक प्रॉपर्टी ही समझ लिया। और यहीं से चिट्ठियों का वो दौर शुरू हुआ जिसने उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। डाक वोज चौगुनी होकर आने लगी। और ये चिट्ठियां कहानी का सबसे मजेदार और गहरा हिस्सा हैं। प्रेमचंद यहाँ सिर्फ मजाक नहीं कर रहे हैं, वो समाज के अलग अलग हिस्सों की मानसिकता का एक्सरे कर रहे हैं। हाँ, हर चिट्ठी एक तरह का सामाजिक सैंपल है। हाँ, उन चिट्ठियों में सवालों का जो आलम था,
जैसे एक साहब ने पूछा कि पोस्टमास्टर जन्म से बंजे थे या बाद में हुए। और गंजापन दादा की तरफ से आया था या नाना की? मतलब पूरी जेनेटिक हिस्ट्री चाहिए थी उन्हें। बिल्कुल। इस तरह की चिट्ठियां दिखाती हैं लोगों की भोली भाली जिज्ञासा। फिर एक दूसरी कैटेगरी है वैज्ञानिक जिज्ञासा की। हाँ, वो कलकत्ता वाले अंग्रेज डॉक्टर। हाँ, उन्होंने सिर का नक्शा भेजकर पूछा कि रोज कितने बाल गिरते थे, कितने जड़ से उखड़ते थे और कितने बीच से टूटते थे। क्योंकि वो बालों पर एक किताब लिख रहे थे। ये उस दौर के बदलते वैज्ञानिक नजरिए पर एक टिप्पणी है ना? बिल्कुल। और फिर एक तीसरी कैटेगरी भी थी, इंसानी चालाकी और मौका परस्ती की। वो झांसी वाला खत। हाँ, एक आदमी ने लिखा कि क्या ये वही राम खिलावन है जिन पर 1899 का 10 आने का किराया बाकी है? अगर हाँ, तो वसूल करके भेज दीजिए। गजब है। देखिए प्रेमचंद का कमाल, एक ही झटके में उन्होंने इंसानी लालच को उजागर कर दिया। फिर धार्मिक अंधविश्वास पर भी व्यंग्य है। बनारस के एक पंडित जी ने लिखा कि ईश्वर की इच्छा के खिलाफ बाल उगाना पाप है। इसके प्रायश्चित के लिए पोस्टमास्टर को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और मामला सिर्फ इंसानों तक नहीं रुका। अरे हाँ, लोगों ने अपने जानवरों के लिए भी सलाह मांगनी शुरू कर दी। किसी ने घोड़े के बाल झड़ने का इलाज पूछा, तो डिप्टी झमकलाल ने अपनी कुतिया के लिए नुस्खा मांगा। सबसे मजेदार तो वो खत था जिसमें एक घबराए हुए पिता ने पूछा कि मेरा बच्चा गलती से दवा पी गया है, कहीं उसके पेट में तो बाल नहीं उगाएंगे। और वो सलाम मांग रहा था कि क्या उसे बाल सफा की शीशी पिला दूं ताकि बाल निकलते ही साफ होते रहें। सुनने में ये बहुत मजेदार लगता है, लेकिन उस किरदार के नजरिए से सोचिए। हाँ, उसकी दुनिया पूरी तरह से उसके काबू से बाहर हो चुकी है। प्रेमचंद इसी तरह हास्य और पीड़ा को एक साथ पिरोते हैं। ये चिट्ठियां तो सिर्फ शुरुआत थी। अब लोग खुद उनसे मिलने उनके घर आने लगे। उनका खाना पीना उठना बैठना सब हराम हो गया। वो अपने ही घर में कैदी बन गए। और ये कैद उनके घर तक ही सीमित नहीं रही, वो कहीं भी जाते ये शहादत उनका पीछा करती। एक बार वो रिश्तेदार की शादी में दूसरे शहर गए तो वहां के सारे गंजे उनके दर्शन करने जमा हो गए। वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि गंजेपन से जुड़ी एक चलती फिरती सेलिब्रिटी बन चुके थे। बिल्कुल। एक और किस्सा तो बहुत ही तकलीफदेह है। उन्हें पता चला कि जौनपुर के कमिश्नर मिस्टर एडम्स, जो उन पर कभी मेहरबान थे, हाँ, वो ट्रेन से गुजार रहे हैं। वो बड़ी उम्मीद से उनसे मिलने स्टेशन गए, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, यात्रियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और बालों के बारे में सवाल पूछने लगे। और इस आपाधापी में ट्रेन चली गई। वो कमिश्नर से मिल ही नहीं पाए। ये एक छोटा सा किस्सा दिखाता है कि इस इश्तिहारी शोहरत की वजह से उनका एक जरूरी काम भी नहीं हो पाया। उनकी अपनी पहचान वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लोग उन्हें रास्ते में रोककर पूछते हैं, हजरत बालों के लिए पगड़ी बेहतर है या टोपी? तुर्की टोपी या फेल्ट कैप? टोपी में छेद होना चाहिए या नहीं? और कहानी का क्लाइमैक्स तो आधी रात को होता है। एक साहब रात के 2 बजे दरवाजा खटखटाते हैं। नरेटर घबरा कर उठते हैं। वो साहब पूछते हैं कि रेल के सफर में रात को टोपी पहने रहूं या उतार दूं? और फिर अपनी टोपी नरेटर को देकर कहते हैं, जरा तौल कर देखिए, ये मेरे दिमाग के लिए ज्यादा भारी तो नहीं है। आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाकर अपनी टोपी का वजन करवाए, ये तो पागलपन की हद है। क्या ये कहानी का वो पॉइंट है जहां हास्य अब त्रासदी में बदलने लगता है? बिल्कुल। यहाँ कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। प्रेमचंद यहाँ अतिशोक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है। ये उस किरदार के मानसिक टूटन को दिखाने के लिए है। उसकी निजता पर ये सबसे बड़ा और बेतुका हमला है। अब ये सिर्फ एक मजाक नहीं रहा, ये एक मानसिक प्रताड़ना बन चुकी है। वो अपनी ही भलमनसाहट का कैदी बन गया है। नरेटर अब अपनी जान से इतने तंग आ चुके हैं कि वो कहते हैं, अगर बीमा करवाया होता तो आत्महत्या कर लेता, लेकिन पेंशन की चिंता में वो भी नहीं कर सकता। उन्होंने नौकरों को सख्त हिदायत दे दी कि किसी गंजे आदमी को या बालों की बात करने वाले को घर में घुसने मत देना। लेकिन मुसीबत इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ती है। कहानी के आखिर में एक दिन वो देखते हैं कि बैठक में एक साहब पहले से मौजूद हैं। वो आदमी उठकर कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। नरेटर को लगता है कि बस आज काम तमाम हुआ, ये उनकी हत्या करने आया है। वो कहते भी हैं कि भाई रुक जाओ, मुझे अपनी वसीयत पर दस्तखत कर लेने दो। मगर वो आदमी अपनी टोपी उतारकर नरेटर के पैरों पर रख देता है। और टोपी हटते ही पता चलता है कि वो तो नकली बालों का विग था। हाँ, उसका सिर तो एकदम साफ था। वो अपनी नौकरी बचाने के लिए विग पहनने की मजबूरी बताता है और नरेटर से अपने सिर का निरीक्षण करने की गुजारिश करता है। नरेटर किसी तरह उसे पोस्टमास्टर राम खिलावन का पता देकर अपनी जान छुड़ा दें। और यही कहानी खत्म होती है नरेटर के एक संकल्प के साथ। वो सौगंध खाते हैं कि अब जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपनी वसीयत में लिख जाएंगे
कि उनके खानदान में कोई किसी दवा को प्रमाणित न करे। और वो कहते हैं कि मैं ये किस्सा सिर्फ लोक कल्याण के लिए सार्वजनिक कर रहा हूं ताकि दूसरे निर्दोष लोग इस बला से बचे रहें। एक और दिलचस्प बात आपने बताई थी कि ये कहानी प्रेमचंद ने अपने असली नाम से नहीं बल्कि बम्बूक छद्म नाम से छापी थी। हाँ, जमाना पत्रिका में 1915 में। बम्बूक, इसका कोई खास मतलब? हाँ, और बम्बूक शब्द का मतलब भी बड़ा दिलचस्प है। इसका एक अर्थ मस्खरा या भोला भाला व्यक्ति भी होता है, जो कहानी के नरेटर के किरदार पर बिल्कुल फिट बैठता है। अरे वाह, तो उन्होंने अपने छद्म नाम में भी एक व्यंग्य छिपा दिया था। बिल्कुल। तो ये थी कहानी इश्तिहारी शहीद की। एक छोटा सा दस्तखत, एक छोटी सी नेकी कैसे किसी की जिंदगी में तूफान ला सकती है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये कहानी आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, आज हम सब सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहां एक ऑनलाइन रिव्यू, एक लाइक या एक शेयर किसी व्यक्ति या उत्पाद को रातों रात मशहूर या बदनाम कर सकता है। ये एक शानदार कनेक्शन है। नैरेटर की मुसीबत आज के वायरल होने की पीड़ा से बहुत मिलती जुलती है। मतलब प्रेमचंद 100 साल पहले ही गोइंग वायरल के साइड इफेक्ट्स के बारे में लिख रहे थे, बिना इंटरनेट के। सही बात है। वो उस मानवीय प्रवृत्ति को समझ रही थी जो किसी एक जानकारी को पकड़कर उसे इतना फैला देती है कि उस जानकारी से जुड़ा इंसान अपनी पहचान ही खो बैठता है। बिल्कुल, नैरेटर का घर एक तरह से उस दौर का कमेंट सेक्शन बन गया था। हाँ, जहाँ हर कोई अपनी राय, अपना सवाल और अपनी सलाह फेंक रहा था, बिना ये सोचे कि उस इंसान पर क्या बीत रही है। आज भी तो यही होता है। सोचने वाली बात यह है कि जानकारी और विज्ञापन के इस दौर में हम कब एक जिज्ञासु उपभोक्ता से दूसरे की परेशानी का कारण बन जाते हैं, शायद हमें पता भी नहीं चलता। और यही ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी छोटी छोटी डिजिटल हरकतें, जिन्हें हम हानि रहित समझते हैं, जैसे किसी पोस्ट पर किसी दोस्त को मजाक में टैग कर देना या कोई मीम शेयर कर देना, हाँ, क्या वो किसी और के लिए अनजाने में एक नई तरह की इश्तिहारी शहादत का कारण तो नहीं बन रही हैं?